संजीव जी के पास आऊंगा। संजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जिस तरह से उनको डैमेज हुआ है, क्या आप डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने की कोशिश कर रही है कि नीतीश जी चलिए, इतनी पार्टी आपकी टूट गई है, आपने हमारा समर्थन किया, आप डिप्टी पीएम का पद जो है स्वीकार करिए और खुश रहिए? देखिए हिमांशु जी, मार्च में अमित शाह ने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी सीएम चेहरा होंगे। और उसके पहले पीएम मोदी ने जो है, उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा था। लाडला मुख्यमंत्री एक तरह से डिमीन करना हुआ। उम्र में भी बड़े हैं और पॉलिटिक्स में भी बड़े हैं नीतीश कुमार। लेकिन खैर, अब आजकल तो मोदी मोदी मामला है, तो उसमें वो कहा उन्होंने। और जिस तरह से नीतीश जी लगातार पैर वैर छूना और ये सब कर रहे थे, तो वो चीजें हुई थी। लेकिन तब भी मार्च में भी मेरा आकलन था, मैं कह रहा था कि मार्च में तय हुआ, लेकिन अक्टूबर में तय रहेंगे क्या, ये मेजर सवाल है। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है डिस्क्रेडिट करना। वक्फ बिल का जो मामला है, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से तय हुआ, बहुत दिनों से बात चल रही थी कि इसी सेशन में फिर करना है। वक्फ बिल पे नीतीश जी का समर्थन बेहद जरूरी था। और ठीक वक्फ बिल पेश होने के 2-4 दिन पहले आए थे, 2 दिन पहले नीतीश ये अमित शाह यहाँ। तो ये रिस्क अमित शाह नहीं ले सकते थे कि अब भी कंफ्यूजन बनाए रखा जाए। तो कंफ्यूजन क्लियर कर दिया उन्होंने। लेकिन अब वक्फ बिल के समर्थन के बाद क्या जरूरत रह गई अमित शाह नीतीश जी की? तो थोड़ी सी जरूरत रह गई। वो ये है कि उनका जो अपना स्टैग्नेंट वोट बैंक है, ये है कम से कम 15-16% लगातार, इतना मिनिमम है उनका। तो उसको बनाए रखना है। नीतीश जी के लिए सहानुभूति का एक फैक्टर अपने पक्ष में रखें। लेकिन डबल गेम है इसमें। एक तरफ उसके उनके सहानुभूति के वोट को भी थोड़ा अपीज करने की कोशिश करते भी रहें, और उनको डिस्क्रेडिट करें पब्लिक में। इसीलिए आप देखिएगा कि बार बार वो आ रहे हैं और उनके इर्द गिर्द 2-4 मुस्तैद बीजेपी के लोग रहते हैं, जेडीयू के भी। और उनकी किसी भी एक्टिविटी को, कोई जायज एक्टिविटी है तो उसको भी, और थोड़ा गड़बड़ एक्टिविटी है तो उसको भी, दोनों में ये लोग हाइपर एक्टिव हो करके और मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि नीतीश जी बीमार है। यानी कि बीजेपी की ही साजिश है। ये दोनों साजिशें मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए हिमांशु जी, पटना जब हम अक्सर ये बस बात को मैं दोहराता हूँ कि 3 साल अब हो गया मुझे पटना आए हुए, अगस्त में हो जाएगा। तो आते ही सितंबर अक्टूबर में बीजेपी के कई विधायकों के बीच में बैठा हुआ था। और उस बीच सबसे पहली बार मैंने नीतीश जी की बीमारी की चर्चा उसी वक्त सुनी थी। तब वो आरजेडी के साथ के मुख्यमंत्री थे। और जहां भी जाऊं वहां बीमारी, जहां भी जाऊं वहां थी। इनको कनफुकवा गैंग बोलते हैं आरएसएस वालों को। तो उस समय वो था। फिर जीतन राम मांझी जी ने कहा कि पागल हो गए हैं। ये सब चला। उसके बाद तो अब देखिए, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। और ये लोग तो भाई लंबे दौर तक संघर्षों के जरिए भी आए हुए लोग हैं। तो ऐसे भी खाना पीना, उठना बैठना, बहुत सारे संकट होते हैं। वो हर कोई ऊपर से वो ये नहीं होता है। तो वो है उनमें। लेकिन एक तो बिहार अभिशाप झेल रहा है कि इनको बना करके चीजें हो रही हैं। और दूसरा जो है, इनकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि डिस्क्रेडिट भी करो। यदि सहानुभूति पैदा हो रही, यदि हटा दिए जाते हैं तो वो वाला वोट इनसे बिदक जाएगा बीजेपी से। लेकिन अब सवाल है कि इसको कितना साध पाते हैं। तो ये भी तो मैसेज जा सकता है कि आपने बीमार करके रखा हुआ है। आप पूरी पार्टी को, आप पार्टी तोड़ने की, सच में अनिल सरकार है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हाईजैक ही कर लिया है। अब तो ललन सिंह का जो भाषण है वो सब देख ही रहे हैं वक्फ बोर्ड में। वो तो लग रहा है कि बीजेपी के उसका भाषण है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, सब बिल्कुल। उसमें बस अंतिम बात कह दूं, चूंकि आपने जो मूल सवाल किया था, मैंने ये तो परिदृश्य है। उस परिदृश्य में अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं, तो वो मान के चलिए अश्विनी चौबे निश्चित तौर पे आज की तारीख में हाशिए के नेता है। मैंने हाशिए पे फेंक दिया, हाशिए के नेता नहीं है, हाशिए पे फेंक दिए गए नेता है। लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में उनका बोलना मायने रखता है। और वो आप मान के चलिए मार्च टू अक्टूबर की ही यात्रा हो रही है। अभी ये बोले हैं, कल कोई और बोलेगा, कल तीसरा बोलेगा। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि बीजेपी के नेता इस तरह से बोलने लगेंगे। और नीतीश जी का इमेज लगातार इस तरह से होता रहेगा कि अब वो काम करने लायक नहीं है। तो अंत में हो सकता है कि चेहरा भी न घोषित हो, और होंगे भी तो एक कुर्सी घोषित होगा, व्यक्ति घोषित नहीं। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। सोशल जस्टिस की जिस तरह से बात हो रही है, सोशल जस्टिस को लेकर जिस तरह से माहौल बना रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें नजर ये आ रहा है कि
नीतीश कुमार को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, क्योंकि सवाल अगर पूछा जा रहा है तो नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है, पलायन रोकने की बात पर उनसे सवाल हो रहा है, नौकरी जो नहीं मिल पा रही है उनसे सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल करने के लिए नहीं जा रहा है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर उनका, क्योंकि गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार वो मान सकते हैं, तो फिर सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है। कांग्रेस कुछ कर पाने की स्थिति में क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? जी, पहले थोड़ा-सा नीतीश जी का के प्रसंग में जो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, उसको जोड़ते हुए आगे आपके सवाल को भी एड्रेस करते हैं। जी। ये हमेशा एक पहेली की तरह है कि बोलने में नीतीश जी जो है, वो लड़ते हैं लगातार आरजेडी के खिलाफ या राबड़ी जी से लड़ने लगते हैं, लड़ने हम्म। लगते हैं लिटरली। हम्म। ऐसा नीतीश नहीं थे। नीतीश भाषा के मास्टर थे, छवि के मास्टर थे। और दूसरे दिन तेजस्वी यादव को दुलारने भी लगते, सेम डे, एक दिन पहले या एक दिन बाद, एक ही एकदम कोजी से सोफे पे बैठ करके उनको दुलार भी रहे, और सदन में भी चीजें होती हैं। तो ये क्या है उनके साथ ये नहीं पता, लेकिन है, डिमेंशिया है। डिमेंशिया का लेवल क्या है? क्योंकि इस बीमारी का एक लक्षण ये भी होता है कि शत्रु मित्र लगने लगता है, मित्र शत्रु लगने लगता है। हम्म। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत ठोस, क्योंकि नीतीश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। अब बहुत काम किया उन्होंने बिहार के लिए, लेकिन हम्म। आप देखिए अभी मैं बड़ा निराश हुआ कि उनके हाथ में आरती की थाली दी गई थी, और हम्म। उनको नहीं पता था कि उस आरती की थाली के साथ क्या क्या करना है। वो ऐसे लेके खड़े रहे। फिर उनके हाथ में पकड़ के बगल में जो जायसवाल थे शायद, तो उन्होंने वो उस हाथ से उनको हिलवाया, हम्म। बताया कि आरती करना है, और ऐसे जैसे आप बीमार आदमी के साथ करते हैं। और उसके बाद वो फिर ताली बजाते हैं। वो जेस्चर नीतीश जी के नहीं, नीतीश जी अपरिचित नीतीश जी। इससे सहानुभूति भी पैदा हो सकती है और डिस्क्रेडिट भी हो सकते हैं लोग। एक तो ये हम्म। बात। अब जो इधर की तैयारी है सोशल जस्टिस के स्पेस पे, तो अभी कांग्रेस को सोशल जस्टिस को जवाब देना है। जैसे दो वोट बैंक आप लीजिए, एक अति पिछड़ा वोट बैंक और एक मुसलमान वोट बैंक। यही तो हम्म। वोट बैंक है जिसको कि टारगेट करने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, और यदि जितना वो ज्यादा करेगी अति पिछड़ा का, उतना नुकसान होगा नीतीश जी का। हम्म। मुसलमान वोट तो और कंसोलिडेट हुआ है वक्फ बोर्ड के बाद। वो हम्म। ज्यादातर आरजेडी के साथ जाना चाहिए, तेजस्वी के साथ जाना चाहिए। तो यदि साथ साथ कांग्रेस है तो उसका लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी के जितने सवाल हैं वो कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे, सोशल जस्टिस के खाते से पूछे जाते हम्म। हैं। अब यहाँ जब वो आए हैं, तो मैं जानता हूँ 3-4 बैठकें जो सोशल जस्टिस की हुई, राहुल जी की हुई है, उसमें कौन लोग जा रहे हैं वो हम जानते हैं। तो इसलिए सच सुनिएगा तो मैंने कांग्रेस समर्थकों को हार्ट अटैक आ जाएगा कि वो दिखता हुआ जो सफल रैली है वो सफल रैली नहीं है। हम्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब जो लोग जा रहे हैं वो सब जेडीयू और आरजेडी के इकोसिस्टम के लोग हैं, वो आयोजनों में भी जा रहे हैं। अब बाकी जो दृश्य में वो कन्हैया कुमार हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग हैं बिहार के। आप लोग उन चेहरों को नहीं जानते होंगे, हम लोग जानते हैं उन चेहरों को। हम्म। तो हमेशा सवाल होगा कि जिस बिहार ने ब्राह्मण भूमिहार सिस्टम को बाहर कर दिया है, और एक बहुजन सत्ता चल रही है, सोशल जस्टिस की ही सत्ता यहाँ चल रही है, पक्ष विपक्ष में बीजेपी को आगे आगे पीछे कहीं रोक के, कहीं थोड़ा स्पेस दे करके, तो दोबारा ब्राह्मण भूमिहार क्या सोशल जस्टिस के नाम पे आ जाएंगे? और यानी कि कांग्रेस संजीव जी आप ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर जिस तरह का माहौल सड़कों पर कांग्रेस बनाने की कनेक्ट कोशिश नहीं, कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा कनेक्ट इलेक्शन? नहीं है, कनेक्ट नहीं है। फायदा तो इसका होगा, मतलब चूंकि मीडिया तो है ना, बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, दो ही बड़े लोग हैं। आरजेडी को उतना यहाँ नहीं मिलेगा, या नीतीश जी को उतना फायदा। हवा जो बनता है, जैसे कन्हैया कुमार इसके मास्टर हैं, जो आज किया उन्होंने, जेएनयू से ही मास्टर हैं वो। जेल में थाने में बैठ के नारा लगाना, और वो थोड़ा कैमरे का खोजी, वो कोई रैली नहीं थी। एक प्रशांत किशोर भी आज रैली कर रहे हैं, वो बहुत मेगा फ्लॉप शो है वहाँ गांधी मैदान, मेगा फ्लॉप शो है। वो सफाई दे रहे हैं कि हमारे लोगों को रोक लिया गया है, आदि इत्यादि सब कर रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के जो सोशल जस्टिस है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म। अभी बैठक, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो अला बरू कुछ सोशल जस्टिस के मीडिया कर्मियों से मिल रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग गए हैं? और वहां एक सवाल उठ रहा है,
उठने वाला है, वो भी मैं पहले आपको बता दूं कि हम लोग आपका ईंट रोड़ा बने और कन्हैया कुमार को आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ। क्यों ऐसा है? कन्हैया से नफरत किसी को नहीं है, कन्हैया के सोशल लोकेशन से, सोशल जस्टिस के सवाल यहाँ से पैदा होते हैं बिहार में। हिमांशु, मुस्लिम वोटर्स भले ही प्रभावित करते हो या ना करते हो, नीतीश कुमार की राजनीति में शामिल हो या ना हो, लेकिन वक्फ बिल के आने से, उसके समर्थन करने से पार्टी में तो टूट हो रही है ना, पार्टी के नेता तो जा रहे हैं ना, और जो खामोशी नीतीश कुमार की है वो अपने आप में और सवाल खड़े कर रही है। पार्टी की टूट को कैसे बचाएंगे या फिर उससे कैसे उभरेंगे, बड़ा सवाल तो नीतीश कुमार के लिए ये है। उनको वोट मिले ना मिले, लेकिन पार्टी तो सुरक्षित रहे कम से कम। देखिए हिमांशु जी, अभी तक किसी बड़े नेता ने जदयू से इस्तीफा नहीं दिया है, मुस्लिम नेता ने। वजह है कि कुछ लोग विधान पार्षद हैं, एक हैं अभी, और देखिए बलियाबी साहब को लेकर के कल या परसों बैठक हुई यहाँ सुल्तानगंज में, पटना में, तो हार्ड लाइन तो लिया लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। बाकी जो इस्तीफे हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे निश्चित तौर पे हो रहे हैं। नीतीश जी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता था मुसलमानों का, 5-7%, यदि बहुत पीक पे 2005 में मिला होगा पसमानदा इशू के कारण, तो वो देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन हाईएस्ट 10 गया होगा %। लेकिन उदासीन जरूर रहता था मुसलमान। ये होता था कि भाई नीतीश जी हैं तो चेक एंड बैलेंस है, तो वो उदासीनता खत्म हो जाएगी। और वो उदासीनता इधर इंडिया गठबंधन कहिए, तेजस्वी की तरफ, ज्यादातर तेजस्वी की तरफ, आरजेडी की तरफ, क्योंकि आरजेडी की स्थितियां जो हैं, लेकिन पप्पू यादव को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो पप्पू यादव, इसीलिए कांग्रेस बड़ा फूक फूक के कदम उठा रही है। जो सीमांचल का इलाका है वहां पप्पू जी का प्रभाव है, उनके जरिए यदि मुसलमानों में ट्रस्ट बिल्डअप करके कुछ कांग्रेस और कर पाती है, तो थोड़ा कांग्रेस की तरफ भी मुसलमान, यदि अलग जाने की भी स्थिति में, अलग जाने की कोई स्थिति है नहीं, या एक साथ मिल करके ये चीजें होंगी। दूसरी बात जो अभी एक कायदे से जो हकीकत है उसको समझ लेना चाहिए, जो अनिल जी कह के गए कि बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी बहुत मजबूत है और चेहरा नहीं है। नीतीश हटा दीजिए, अभी तो सच में नीतीश हैं भी, तब भी तेजस्वी सबसे नंबर 1 पे चेहरे के तौर पे। वो तो इनका यदि गोदी में कथित मैंने उस हिसाब से भी कहिए तब भी, और हम लोगों का जमीनी जो सच्चाई हम लोग देखते रहे, लोकसभा में भी हम कह रहे थे कि उनको बियॉन्ड कास्ट उनके अपील है, और वो दिखा। 9% उन्होंने वोट बैंक अपना बढ़ा लिया, तो हाँफ गए। दिक्कत ये है ना कि जहां नीतीश जी रहते हैं ना, 15% के वोट बैंक से जिधर जाते हैं उधर जाकर के, एक तो अभी भी एनडीए जो है डिस्क्रेडिटेड नीतीश जी के साथ, या ऐसे कहिए कि इस स्थिति में हो सकता है कि उनको सहानुभूति मिल जाए, तो वोट के साथ काफी आगे है इंडिया गठबंधन की तुलना में। तो उसको कैसे पाटते हैं, ये एक मेजर इशू होगा। और दूसरा कि इन लोगों ने सभी स्तरों पे अपनी तैयारी कर ली है। दिसंबर में हिमांशु जी, एनडीए ने सामूहिक रूप से सभी जिलों में बैठकें कर ली हैं अपने कार्यकर्ताओं की। बात पटना शो ऑफ की नहीं है, पटना में तो बहुत कुछ होता रहता है। पटना की तो मैं कथा कह रहा हूं कि अभी जहां बैठे हैं अला बरू साहब, मैंने एक यहाँ तो सोशल जस्टिस का स्पेस पे काम करेंगे तो बड़ा अलग अलग चीजें हो जाएंगी ना। आप सोशल जस्टिस के स्पेस पे किसी भी अपर कास्ट नेता को नहीं धंसा सकते, एकदम चलिए। आप 2025 में काम कर रहे हैं, ये हो चुका है 3 बार के। कन्हैया को मैं मानता हूं कि अभी साइड में रख करके, जहां यदि तेजस्वी का एतराज है तो एतराज मान करके भी यदि साथ लेते हैं तेजस्वी तो वेल एंड गुड। कन्हैया अपनी जाति का भी वोट कम से कम लेके आ जाते हैं तो एड ऑन हो जाएगा। बाकी अति पिछड़ा जातियां हैं और जो दलित जातियां हैं, जिसमें जैसे चमार जाति जो है, जिससे आते हैं अभी राजेश राम जी बहुत उस तरह से प्रभावशाली लीडर नहीं है, लेकिन एक बड़ी पार्टी मिल गई है तो प्रभाव पैदा कर सकते हैं, बशर्ते पार्टी उनको एक ये करे। तो चमार जाति का जो वोट है वो ऑलरेडी, जो रविदास समाज का जो वोट है वो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन की ओर आता रहा है, और बाकी बसपा की ओर है। बसपा से कितना वोट वो काट पाते हैं एक बात। मांझी वोट जो है, अति दलितों का जो वोट है, वो सब अलग अलग जातियों में बटा है। जो पासवान सब 5% हटा दीजिए तो बाकी 13% जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग अलग फैक्शंस में बटा हुआ। कांग्रेस जो है वो पासी समाज के बीच में काम कर रही है, और ये चमार समाज के बीच काम कर रही है, थोड़ा मांझी समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है।
लेकिन इन सब का आरजेडी का बेस पहले से है। आरजेडी को इनके भीतर से विधायक सांसद, जितना ज्यादा विधायकों को टिकट देंगे उतना अच्छा होगा, एक बात। दूसरी बात कि आरजेडी यदि अति पिछड़ा समूहों के साथ जाकर के यदि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व, जैसे जैसे कि अखिलेश जी ने किया पीडीए के तहत, यादवों को थोड़ा पीछे हटाया, तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला लेकर के आता है तो। अदरवाइज याद करिए 2020 में चिराग पासवान विद्रोही हो गए थे, नीतीश जी को हरा रहे थे, उसका फायदा भी आरजेडी को मिला था। तो अब आप उस स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो आरजेडी को वो भी मैनेज करना है, आरजेडी को भी और कांग्रेस को भी मैनेज करना है। तो अभी भी आज की तारीख में तमाम हाइप के बावजूद इंडिया गठबंधन या महागठबंधन यहाँ पे जो कहलाता है वो बहुत पीछे है, उसको चेस करना है। तैयारी के स्तर पे अभी एनडीए जो है आगे है, बीजेपी का अपना मजबूत पकड़ है, ये मान लीजिए, आरजेडी और बीजेपी। लेकिन एक अंतिम बात याद करिएगा, तेजस्वी ने सदन में बोला था कि आमने सामने होकर दिखा दीजिए।